हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जिस चैप्टर के बारे में बात करेंगे वो चैप्टर है 5 एनर्जी, जिसे हम बोलते हैं ऊर्जा। तो ये चैप्टर 5 क्लास 8 फिजिक्स का है। तो सबसे पहले सवाल यही है, व्हाट इज एनर्जी? सो एनर्जी इज द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क। यानी जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, किसी भी कार्य को करने की हमें क्या ताकत प्रदान करती है। इसीलिए जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड्स एनर्जी टू डू वर्क। चाहे वो मेथड कुछ भी हो सकता है। हम जैसे कि प्लांट है, वो सनलाइट फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू वो अपना जो एनर्जी है वो गेन करते हैं। अगर ह्यूमन बींग्स की बात करें, एनिमल्स की बात करें, तो वो किसी न किसी कुछ ना कुछ खाकर के जो एनर्जी है बॉडी में वो आती है। अगर हम बात करें अब वर्क के बारे में, तो वर्क क्या है? तो स्टार्ट करें तो व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच ऑब्जेक्ट इज सेट इन मोशन। यानी जब भी हम किसी फोर्स ताकत का इस्तेमाल करें, उस ताकत के बिहाफ पर अगर वो ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्प्लेस हो जाए, मोशन में आ जाए, तो हम कहते हैं कि जो वर्क है डन। तो वर्क दो प्रकार से हो सकता है, जैसे इफ वी पुश समथिंग और पुल समथिंग, तो देन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इट मींस द position of that object changes due to the using of force. So that is why in such condition we will say that work is done. अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यानी कि जब फोर्स यूज होगा तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हमेशा याद रखिएगा। जब हम फोर्स यूज करेंगे तो कोई ना जो बॉडी है वो हमेशा डिस्प्लेस होगी, उसकी पोजीशन चेंज होगी। तो अगर वर्क को हम दूसरी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो अगर फोर्स लगाने के बावजूद भी अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, फॉर एग्जांपल इफ वी पुश द बॉल, फॉर एग्जांपल दिस इज बोर्ड, सो इफ वी पुश दिस बोर्ड बट इट हैज नो डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर कोई विस्थापन नहीं हो रहा, ये बोर्ड जहाँ का तहाँ, तो इसका मतलब क्या है कि वर्क जो है वो क्या है? जीरो है। तो यानी कि अगर फोर्स लगाने के बावजूद भी कोई डिस्प्लेसमेंट ना हो तो वर्क वहाँ ओरिजिन हो जाता है। अब बात करें फॉर्मूले की, तो W इज इक्वल टू F इनटू S। ये जो है यानी कि एज वी डिफाइन एज इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। यूनिट की बात करेंगे तो देखिए फोर्स का जो होता है वो न्यूटन होता है, जबकि डिस्प्लेसमेंट का मीटर होता है। दोनों का प्रोडक्ट न्यूटन मीटर हो गया। तो न्यूटन मीटर भी जो है वो ऐसा यूनिट ऑफ वर्क है, और न्यूटन मीटर जो है जूल के बराबर, या जूल जो है ये भी आपका ऐसा यूनिट ऑफ वर्क। एक साइंटिस्ट के ऑनर में जूल रखा गया है। अब बात करेंगे ये तो ऐसा यूनिट थी। अगर लार्जर यूनिट की बात करें तो 1 किलो जूल में 1000 जूल होता है, 1 मेगा जूल में 10⁻⁶ यानी कि 10 लाख जूल होता है। अब हम अगर बात करेंगे कि फैक्ट जूल के, कि 1 जूल को डिफाइन कैसे करें, हाउ विल यू डिफाइन 1 जूल? तो 1 जूल इज द वर्क डन व्हेन द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन। यानी कि जब 1 न्यूटन का फोर्स यूज करेंगे तो क्या होगा? थ्रू 1 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा आपका? 1 मीटर हो। यानी कि अगर हम 1 न्यूटन का फोर्स यूज करके किसी ऑब्जेक्ट को 1 मीटर तक डिस्प्लेस करें, तब जो वर्क जो है वो कहलाएगा 1 जूल। इसके बाद करेंगे कि वर्क डन कब होता है, यानी कब हम कहेंगे कि वर्क हुआ है। तो पहली कंडीशन ये है कि फोर्स शुड बी अप्लाइड ऑन आप, यानी कि जब तक हम फोर्स यूज नहीं करेंगे वो मोशन या उसका पोजीशन चेंज नहीं हो। पहला तो ये कंपलसरी है कि आप फोर्स आपको अप्लाई करना ही पड़ेगा, तब ही मूवमेंट। दूसरा कहता है अप्लाइड फोर्स शुड बी प्रोड्यूस अ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन, यानी कि उसी डायरेक्शन में होना चाहिए जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं। मान लीजिए अगर हम पुल कर रहे हैं, जब पुल करेंगे तो ऑब्जेक्ट अगर जो फोर्स है अगर फॉरवर्ड यूज कर रहे हैं तो जो ऑब्जेक्ट भी वो फॉरवर्ड जाने चाहिए। अगर उसमें पुश कर रहे हैं, बैकवर्ड खींच रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट भी पीछे आना चाहिए। तब यानी कि 2 कंडीशन है जिनके आधार पर हम ये कहेंगे कि जो वो वर्क है वो किया गया है। तो अब हम बात करेंगे कि अभी हमने बात किया कि जो वर्क है वो कब होता है, जब यानी कि फोर्स यूज करते हैं। यानी कि फोर्स तो पहले आपको यूज करना ही पड़ेगा, जब तक फोर्स यूज नहीं करेंगे वो ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में नहीं आएगी। दूसरी बात, जब हम फोर्स किसी ऑब्जेक्ट में यूज कर रहे हैं, अगर मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, अगर हम इस तरफ से फोर्स लगा रहे हैं तो ये ऑब्जेक्ट जो डायरेक्शन है इस ऑब्जेक्ट की वो भी फॉरवर्ड कंडीशन में होनी चाहिए। अगर हम इसे पुल कर रहे हैं, मान लीजिए इसे पुश कर रहे हैं, तो इस ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन भी इसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में आपका फोर्स है तो होना चाहिए। 2 कंडीशन थी। लेकिन अब फैक्टर अफेक्टिंग क्या है? फैक्टर अफेक्टिंग वर्क। अब ऐसे कौन से कारक हैं जो इस पर वर्क पर असर डालते हैं? पहला क्या है? फोर्स अप्लाइड टू प्रोड्यूस मोशन। पहला ये है
कि जो फोर्स हम अप्लाइड करते हैं उससे जो मोशन जनरेट होता है, पहला फैक्टर ये है कि जितना फोर्स ज़्यादा होगा मोशन उस ऑब्जेक्ट का ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा हो, या ये पॉसिबल भी है कि वो बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो ये एक ऐसा कारण है कि फोर्स जो है पहला फैक्टर है जो वर्क पर असर डालता है। दूसरा, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी कि जब हम जिस हिसाब से फोर्स लगाएं, मान लीजिए 1 न्यूटन फोर्स लगाया तो 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ तो वर्क हो गया आपका 1 जूल। तो ऐसे जितना फोर्स जितने न्यूटन का ज़्यादा होगा और जो वर्क है और जो मोशन या डिस्प्लेसमेंट उस ऑब्जेक्ट का वो ज़्यादा उतना है। दूसरा है डिस्टेंस, वो डिपेंड करेगी आपकी डायरेक्शन ऑफ फोर्स पर, किसकी वजह से, फोर्स की वजह से। अब सवाल ये आता है कि जो कंडीशन है फॉर जीरो और नॉन नेगेटिव वर्क क्या है, तो हम जान नॉर्मली तो पता है। अब जैसे हमने बताया कि मैंने पुश द बॉल इट डज नॉट मूव, डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। जब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया तो मतलब क्या है कि जो वर्क है वो भी जीरो हो गया। जैसे एग्जांपल के वॉकिंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ एंड कमिंग बैक टू द सेम पोजीशन, यानी कि मान लीजिए हम यहाँ से, ये आपका सर्कुलर पाथ है और वापस यहाँ से घूमते हुए आ रहे हैं, तो वापस उसी कंडीशन पर अगर हम यहाँ आ जाए वापस, ठीक है, हमने शुरुआत यहाँ से की इस डायरेक्शन में और वापस आ गए इस डायरेक्शन में, इस पॉइंट पर वापस आ गए, तो यहाँ पर क्या है कि ये जो है जो वर्क है वो डन क्या है, जीरो हो गया वर्क, यानी कि वापस यहाँ पर हम वापस यहाँ पर आ गए तो वर्क आपका जीरो हो गया, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। जहाँ खड़े थे वापस वहीं आ गए तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया तो वर्क भी जीरो हो गया। और दूसरा क्या है कि वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है कि वो फोर्स जो आपको किसी भी सरफेस पर यूज किया जाता है तब यूज होता है, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को, किसी ऑब्जेक्ट की गति को रोकने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे मान लीजिए ऑब्जेक्ट हम अगर इसे पुश कर रहे हैं तो यहाँ इसके सरफेस के नीचे यहाँ पर जो है फ्रिक्शन फोर्स यूज होता है, जैसे बोलते हैं घर्षण बल। ये फोर्स जो होता है ये इसका काम ही होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की जो मोशन है उसको कम करना। तो क्या कह रहा है कि वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव। जो फ्रिक्शन है यानी कि वो हमेशा कैसा होता है, नेगेटिव होता है। क्यों नेगेटिव, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, ऑलवेज अपोज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स होगा। जैसे मैंने बताया ना कि किसी भी ऑब्जेक्ट की गति को वो रोकने का प्रयास करता है। अगर वो 100 किलोमीटर रफ्तार में जा रही हो, अगर उसका फ्रिक्शन उसमें उसकी जो वेलोसिटी है या वेग बढ़ाएंगे नहीं, हम फोर्स यूज नहीं करेंगे, तो धीरे धीरे करके कुछ समय पश्चात वो ऑब्जेक्ट अगर मोशन में तो रुक जाएगी। क्यों, फ्रिक्शन फोर्स की वजह से। इसलिए जो वर्क हो गया वो क्या है कि यहाँ पर जो वर्क है वो नेगेटिव हो जाता है आपका, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन से हम यूज कर रहे होते हैं। तो अभी हमने एनर्जी के बारे में आपको बता चुके। एनर्जी क्या है, द एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है, यानी किसी भी कार्य करने की क्षमता ऑफ ए बॉडी, किसी भी बॉडी की। तो एनर्जी है जो कई टाइप्स की होती है, जैसे कि पहला हमने बताया मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है। तो मैकेनिकल एनर्जी के बारे में बताते हैं, एनर्जी possessed by a body due to its state of rest, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए रखी है, जैसे मान लीजिए डस्टर है, अगर ये मान लीजिए डस्टर यहाँ पर रखा है तो जो डस्टर ये है ये स्टेट ऑफ रेस्ट है, और ऐसे हालात में इसके अंदर जो एनर्जी है वो जैसे हम बोलेंगे मैकेनिकल एनर्जी, यानी कि यांत्रिक एनर्जी। तो स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन। अब मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा है लगातार कंटिन्यू में, जैसे कि हम मान लीजिए बात करते हैं कि रनिंग कार, तो रनिंग कार के दरमियान जो मोशन होता है वो उसके अंदर जो एनर्जी है वो भी मैकेनिकल एनर्जी है। तो एग्जांपल अगर बात करें तो मोशन ऑफ पिस्टन एंड द अदर मूविंग पार्ट्स, जैसे गाड़ी चलता है जो इंजन के अंदर जो पिस्टन होते हैं, जो अदर पार्ट्स होते हैं, या व्हीकल जो पहिया घूमता है, तो उसमें जो एनर्जी होती है वो मैकेनिकल एनर्जी के अंतर्गत आता है। अब इसके टाइप्स के बारे में बात करें तो पहली होती है काइनेटिक एनर्जी, से मिलते हैं गतिज ऊर्जा, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, एनर्जी पोसेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स मोशन, यानी कि ऑब्जेक्ट दौड़ रही है, जैसे रनिंग कार है, या तो मोशन ऑफ द अर्थ है, रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ या रोटेशन ऑफ द अर्थ की बात करें तो ऐसे एनर्जी कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। तो उसे बोलते हैं गतिज ऊर्जा। तो इसका अगर जैसे कि फ्लाइंग एरोप्लेन के एग्जाम्पल की बात करें तो एरोप्लेन उड़ता है, तो उड़ते हुआ जो एनर्जी उसके अंदर है वो कौन सी है, काइनेटिक एनर्जी। तो फॉर्मूला होता है K इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, m तो आप जानते हैं वहाँ से v जो है वेलोसिटी है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी का। बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, द एनर्जी पोसेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन और कंडीशन, यानी कि जो ऑब्जेक्ट जहाँ जिस हालात में है, जिस स्थिति में है, जिस अवस्था में है, उस अवस्था में उसके अंदर जो ताकत है, जो क्षमता है, जो पावर है ना, वो कितनी ताकतवर है वो ऑब्जेक्ट उस जगह पर, वो उसकी कहलाती है पोटेंशियल एनर्जी, यानी उसकी क्षमता है उस एनर्जी की।
इसका जो केमिकल जो फॉर्मूला जो होता है न्यूमेरिकल जो होता है वो Pe इज इक्वल टू mgs। m क्या है? मास ऑफ द बॉडी। g आप जानते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड होती है या फिर 10 मीटर पर सेकंड। उसकी हाइट और h जो है वो आपकी हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है, यानी कितनी उसकी सरफेस से वो कितनी ऊंचाई पर है। हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इससे पहले हमने मैकेनिकल एनर्जी के बारे में बात की, काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात की, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करें। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज एनर्जी पोसेस्ड बाय चार्ज बॉडी, यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो किस तरीके से, अगर एग्जाम्पल की बात करें जैसे हाइड्रो पावर प्लांट्स होते हैं, थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं, जहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट की जाती है। बहुत बड़े बड़े डैम्स होते हैं और उन डैम्स से ऊंचाइयों से पानी जब टर्बाइंस पर डाला जाता है तो जनरेटर जो होता है वो स्टार्ट होता है और वहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होती है। अगर केमिकल एनर्जी की बात करें, क्या है? केमिकल एनर्जी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच इज स्टोर्ड इन एवरी सब्सटेंस। हर एक सब्सटेंस में जो केमिकल सब्सटेंस है उसमें एनर्जी स्टोर होती है एंड इज यू रिलीज्ड ड्यूरिंग सर्टेन केमिकल रिएक्शन। तो वो जो प्रोसेस होता है, केमिकल प्रोसेस होता है उस दरमियान फिर वो रिलीज, जैसे डाइजेशन का प्रोसेस होता है वो भी हमारे केमिकल प्रोसेस है। इसके माध्यम से कुछ एनर्जी जो रिलीज होती है वो अब रिएक्शन के पश्चात होती है। बात करें हीट एनर्जी क्या है? द एनर्जी गिवन आउट ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ फ्यूल। जब भी कोई फ्यूल बर्न हो, चाहे पेट्रोल हो, डीजल हो, केरोसिन हो, जब वो चलता है तो चलने के पश्चात क्या होता है? एनर्जी रिलीज करता है, जिसे बोलते हैं हीट एनर्जी। जैसे कोल है, वुड है, ऑयल है, इज कॉल्ड हीट एनर्जी। अब बात करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास ऑफ एनर्जी क्या होता है। सिंपली अगर हम बात करें इसके अकॉर्डिंग, इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, तो लॉ ऑफ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट जस्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। यानी कि ऊर्जा जो है वो ना तो उत्पन्न की जा सकती है ना ही नष्ट की जा सकती है, सिर्फ इसे एक रूप से दूसरे रूप में हम परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे आपने एनर्जी के फॉर्म देखे, तो इट स्टेट्स दैट एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड इन द यूनिवर्स, यानी कि इस पूरे ब्रह्मांड में जो है वो एनर्जी ही है। ओनली चेंज से बदलाव कहाँ आता है? फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, सिर्फ एक स्वरूप से वो दूसरे स्वरूप में परिवर्तित होती है। अब बात करेंगे कि जो पावर के बारे में। पावर क्या है? तो पावर आप जानते हैं शक्ति। पावर कैन बी डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क विद टाइम। समय के साथ जो वर्क हम करते हैं उसमें पावर जो है वो, जैसे फॉर्मूला बात करेंगे क्या है? पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, यानी कि जो वर्क किया जाता है समय के साथ उसे बोलते हैं पावर। यूनिट क्या है पावर की? एसआई, जूल पर सेकंड। क्योंकि वर्क की जो एसआई यूनिट जूल होती है, टाइम की सेकंड होती है, जूल पर सेकंड क्या है? वॉट। तो अगर वॉट की बात करें तो देखिए वॉट के बारे में बात करेंगे। वॉट क्या है? जो वॉट जो है वो साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया, जेम्स वॉट के नाम पर रखा गया है। तो अब 1 जूल वर्क क्या है? तो 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकेंड, यानी जब 1 जूल कार्य 1 सेकंड में किया जाता है तब जो पावर है वो 1 वॉट कहलाता है। ठीक है। अब ये देखिए स्मॉल यूनिट क्या थी? वॉट थी। लार्जर यूनिट की अगर बिगर यूनिट की बात करें तो वो आपकी 1 किलो वाट में कहते हैं 10 रेज़ टू पावर, यानी कि 1000 वॉट होता है, जबकि 1 मेगा वॉट में 10 लाख वॉट होता है। इसके बाद फाइनली अंतिम जो पॉइंट है वो है कि जो हमारे कमर्शियल यूनिट जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिक मीटर लगे होते हैं उसमें जो यूज होता है उसे बोलते हैं हॉर्स पावर, यानी कि यूनिट ऑफ पावर जो होता है उसे हॉर्स पावर बोलते हैं। और 1 हॉर्स पावर में 746 यानी 746 वॉट होता है। अंतिम पॉइंट क्या है? जजेसियस यूज ऑफ एनर्जी, मतलब कि हमें किस प्रकार से एनर्जी का यूज करना चाहिए ताकि वो कम से कम वेस्ट हो। देखिए पहला कुछ पॉइंट्स हमने लिए हैं। इससे पहला डोर ऑफ रेफ्रिजरेटर शुड नॉट बी ओपन अननेसेसरी। ये अक्सर क्या देखा जाता है घरों में, हर थोड़ी देर में जो फ्रिज होता है घरों में, रेफ्रिजरेटर जो होता है वो उसका डोर बार बार ओपन होता है। उससे क्या है? उसको अत्यधिक एनर्जी कंज्यूम करनी पड़ती है ताकि वो और ठंडा कर सके जो उसमें मशीन लगी होती है। यानी कि जब ज़रूरत हो अत्यधिक तभी उसको ओपन करना चाहिए। दूसरा वाटर टैप शुड बी क्लोज्ड आफ्टर यूज। अक्सर हम कहीं जहाँ भी देखते हैं हमारे खुले छोड़ दिए जाते हैं यूज करने के बाद। तो हमें ये समझना चाहिए कि हमारे लिए कहा जाता है वाटर इज लाइफ, और इसको संरक्षित करना भी ज़रूरी है, बचाना भी ज़रूरी है, क्योंकि ये हम सभी के लिए हमारा जीवन दाता है, क्योंकि हमें जीवन देता है। तो जब भी हम पानी यूज करें कोशिश करें कम से कम बर्बाद हो, और जिस जगह यूज़ करें तो कोशिश ये भी करें कि यूज़ करने के बाद जो टैप है या जो कुछ भी हम यूज़ कर रहे हैं वो उसे उस वक्त हम बंद कर दें। तीसरा पॉइंट, 1 रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ वाटर शुड बी यूज्ड ड्यूरिंग कुकिंग, यानी कि जितने ज़रूरत हो पकाने वक्त या भोजन हम पकाते हैं, अक्सर क्या है अत्यधिक मात्रा में पानी बर्बाद करते रहते हैं।
तो जितना ज़रूरत हो भोजन के पकाने के वक्त पानी की आवश्यकता उतना ही इस्तेमाल करें, अत्यधिक बर्बाद ना करें। तीसरे पॉइंट शुड बी सोक्ड इन वाटर फॉर सम टाइम बिफोर बीइंग कुक्ड। पकाने से पहले दालों को कुछ वक्त के लिए पानी के अंदर रख डाल, मतलब पानी में डाल देना चाहिए ताकि वो पानी को सोख लें। तो इससे क्या है कि जो वो जल्दी पक जाएंगे और उससे क्या है कि कम समय लगेगा आपको एनर्जी वेस्ट होने में। क्लोथ शुड बी सन ड्राइड इंस्टेड ऑफ यूजिंग इलेक्ट्रिक ड्रायर। अक्सर क्या है आजकल समय नहीं है, लोगों के लाइफ फास्ट हो गई है, तो क्या है इलेक्ट्रिक ड्रायर्स आने लगे हैं तो वो तुरंत सुखा देते हैं। तो ऐसे हालात में जब वो एनर्जी में कंज्यूम ना हो, वेस्ट ना करें, यूज़ ना करें, तो सूरज की रोशनी में कपड़ों को सूखने के लिए डाल दी, जिससे क्या है कि इलेक्ट्रिक जो एनर्जी है वो कंज्यूम नहीं होगी और आपके कपड़े भी आसानी से सूख जाएंगे। तो अब अभी तक हमने एक्सप्लेनेशन की, अब बात करेंगे एक्सरसाइज की क्या है। पहला जो MCQs हैं, वर्क इज डिटरमाइंड बाय, हमने बताया कि वर्क दो चीज़ों से डिटरमाइन कर, पहला कि जब फोर्स यूज करें और दूसरा डिस्प्लेसमेंट, यानी कि मल्टीप्लाइंग बाय फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दैट ऑकर्स। थर्ड ऑप्शन है इसका फर्स्ट का। द ऐसा यूनिट ऑफ वर्क हमने आपको बताया जूल, ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है वो सेकंड नंबर जो है वो क्या है, जूल है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, व्हाट हैपन्स टू द पोटेंशियल एनर्जी व्हेन अ बॉडी फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 2 मीटर एंड कम्स टू द, तो ये ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द एबव, कोई बदलाव नहीं होता है। काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे तो आप जानते हैं क्या होता है, द एनर्जी इन मोशन, जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होती है तो उसकी जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम किससे, मूविंग वाटर से। आप जानते हैं जिस तरीके से मूविंग वाटर से ही हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। जो हम बात करें फिल इन द ब्लैंक्स की, तो पहला जो है द एनर्जी पोसेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, क्या थी, मैकेनिकल एनर्जी, जो हमको बताया था। और जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो 2 टाइप्स की होती है। पहली आपको बताया था पोटेंशियल एनर्जी, दूसरी काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ जो पहला जो आंसर है वो है फिल इन द ब्लैंक्स में मैकेनिकल एनर्जी। एनर्जी प्रेजेंट इन द रेगुलर राइज एंड फॉल, यानी कि जो समुद्र का जो पानी होता है ऊपर नीचे करता है उसे टाइडल एनर्जी बोलते हैं। तीसरा जो है अ डिवाइस दैट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम सोलर एनर्जी इज कॉल्ड सोलर सेल, यानी कि अगर हम इसमें बात, तो अभी थर्ड का जो आंसर वो है सोलर सेल। चौथा है डैश कैन बी जीरो नेगेटिव, यानी कि जो वर्क है वो जीरो भी हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि जीरो कब होता है, नेगेटिव कब होता है और पॉजिटिव कब होता है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड व्हेन वाटर फॉल्स फ्रॉम अ हाइट इज कॉल्ड हाइड्रो एनर्जी, यानी कि इससे जो एनर्जी जो पानी के माध्यम से जनरेट होती है इलेक्ट्रिसिटी उसे हाइड्रो एनर्जी बोलते हैं। व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड विद सम वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी चेंज टू पोटेंशियल एनर्जी। तो लास्ट जो फिल इन द ब्लैंक्स उसमें आंसर है पोटेंशियल एनर्जी। अब हम बात करें ट्रू फॉल्स की, तो फोर्स एक्टिंग थ्रू अ डिस्टेंस कॉल्ड फोर्स, तो फॉल्स है, क्योंकि जो फोर्स जो होता है वो क्या है कि अगर हम बात करें व्हेन पुश ऑफ पुल थिंग्स, यानी व्हेन वी पुश समथिंग और पुल समथिंग, तो देन दैट इफ द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज देन दैट सेड टू बी वर्क। व्हेन यू लर्न योर लेसन मैकेनिकल वर्क इज सेड टू बी डन, तो ये फॉल्स है। भाई सीधी सी बात है कि जब हम लेसन लर्न करते हैं तो मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है कि यानी कि जब व्हेन द ऑब्जेक्ट इज फाइंड इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन देन दैट्स इज सेड टू बी इन मैकेनिकल एनर्जी जो होती है वो कहलाती है। स्ट्रेचर रबर प्लांट पर एटॉमिक एनर्जी नहीं, फॉल्स है, क्योंकि इसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है। व्हेन इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लोज लाइट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये भी फॉल्स है, ठीक है। तो अब फिफ्थ क्या है, पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, तो ये ट्रू है, क्योंकि अभी हमने आपको जस्ट रिसेंटली इससे पहले एक्सप्लेनेशन में बताया था कि जो पावर होता है वो क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम होता है। तो अब ये है मैचिंग क्या है, देखिए अप्लाइड फोर्स डज नॉट मूव, जब भी हम फोर्स अगर यूज़ कर रहे हैं और उससे ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं जा रहे तो क्या होगा इसका आंसर, जीरो वर्क डन, ठीक है। दूसरा अप्लाइड फोर्स मूव्स ऑब्जेक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन, तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, नेगेटिव वर्क होगा। अप्लाइड फोर्स मूव्स ऑब्जेक्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, यानी कि डायरेक्शन के फोर्स की डायरेक्शन में अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रही है तो वो होगा पॉजिटिव वर्क। फाइनली क्या है, रेट ऑफ डूइंग वर्क क्या कहलाता है, पावर, ठीक है। न्यूमेरिकल्स क्या पढ़ लेते हैं, हाउ मच फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी व्हेन 300 जूल ऑफ वर्क, यानी वर्क कितना है 300 जूल इज डिस्प्लेसिंग द बॉडी थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर, यानी डिस्प्लेसमेंट कितना 5 मीटर। तो क्या पूछ रहा है, फोर्स इज अप्लाइड, फोर्स पूछ रहा है। देखिए फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, W इज इक्वल टू F इंटू S, तो ये कितना दिया है 300 जूल, F आपसे पूछा है, ये कितना दिया 5 मीटर, क्या आएगा, F इज इक्वल टू 300 जूल अपॉन 5 मीटर, डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 60 न्यूटन, आंसर आ गया 60 न्यूटन। अब सेकंड पार्ट की बात करते हैं, सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है आपसे, देखिए एन इंजन डज 36,000 जूल ऑफ वर्क व्हेन अ फोर्स ऑफ 6,000 न्यूटन इज अप्लाइड, यानी कि आपको वर्क दिया है 36,000 फोर्स दिया है,
6000 न्यूटन। तो आपसे क्या पूछ रहा है, डिस्प्लेसमेंट पूछा। तो फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू F इंटू एस। W कितना है 36,000 जूल। वहीं अगर फोर्स की बात करें कितना है 6000 न्यूटन। क्या पूछ रहा है आपसे डिस्प्लेसमेंट, तो इसका डिवाइड कर दीजिए इसमें। तो S इज इक्वल टू आ जाएगा 36,000 जूल अपॉन 6000 न्यूटन, यानी कि हम डिवाइड करेंगे तो 0.36 आ जाएगा 6 मीटर। कितना आंसर आ गया डिस्प्लेसमेंट 6 मीटर। तो अब हम इसके लास्ट थर्ड पार्ट के बारे में बात करेंगे, क्या है कंपेयर द वर्क डन एंड द पावर ऑफ पल्लवी एंड टॉवल when both of them can lift the same barrel, यानी कि M1 20 kg same as M2 is equal to 20 kg. Height is 50 cm converted into meter, so then divided by 100 you will get 0.50 meter. Same over there. And the time is 2 seconds and the T2 is 5 seconds. तो first of all क्या निकालेंगे वर्क। चलिए निकालते हैं। W1 is equal to M1 G into H1 mgh होता है। तो M1 कितना है 20, G आपका 10, H कितना है 0.5। तो W1 कितना आएगा आपका 200 इंटू 5 अपॉन 10, तो हो जाएगा आपका W1 इज इक्वल टू 100 जूल। W1 कितना हो गया 100 जूल। इसका पावर निकालते हैं। P1 इज इक्वल टू हो जाएगा W1 अपॉन P1। W1 कितना 100, T1 कितना है आपका 2 हो जाएगा 50 वाट। 50 वाट आंसर आ गया इसका P1 जो है। अब इसका हम निकालते हैं W2, तो क्या आएगा W2 इज इक्वल टू M2 GH2। M2 कितना है 20 सेम है, G10 है, उधर H2 भी सेम है। तो इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 200 इंटू 5 अपॉन 10, रिड्यूस करेंगे तो आपका सेम एज आएगा 100 जूल, यानी कि जो वर्क है दोनों के द्वारा वो सेम है। पावर की बात करेंगे तो P2 कितना आएगा W2 अपॉन T2, यानी कि 100 अपॉन 5, और इधर डिवाइड करेंगे 5 से, तो आ जाएगा आपका 20 वाट। तो अब रेशियो निकालेंगे हम P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू कितना, P1 कितना आपका 50 है और P2 कितना है 20, तो 50 अपॉन 20, यानी कि P1 रेशियो P2 इज इक्वल टू 5:2। कहने का मतलब क्या है, क्या पूछा है, तो वर्क जो है क्या है सेम है, हैंस वर्क इज सेम। एंड अगर हम बात करें रेशियो पावर, रेशियो ऑफ पावर इज 5:2। इस तरीके से इस न्यूमेरिकल्स के साथ ही ये चैप्टर भी फिनिश होता है, और जो एक्सरसाइज है वो भी इसमें इंक्लूड कर दिया है, एक्सप्लेनेशन भी इंक्लूड कर दिया। तो इस तरीके से चैप्टर 5 एनर्जी ऑफ क्लास 8 फिनिश होता है।